हाँ जी बच्चों, तो एक बार फिर से पीवी क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी तक अपन ने पढ़ा है, इससे पीछे का जो भी संवेगात्मक जो विकास है, उससे संबंधित बच्चों में संवेग का महत्व है, वो भी अपन ने पढ़ा। संवेग की जो है परिभाषा समझी अपन ने कि क्या-क्या व्यावहारिक तौर पर शारीरिक और मानसिक परिवर्तन अपने को प्रदर्शित होते हैं, क्या-क्या दिखाई देते हैं, अंतःक्रिया होती है अगर किनके बीच होती है, वो चीज़ें पढ़ी और अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अपन ने परिभाषाएँ देखी, ठीक है? मैंने याद दिलाया था आपको ध्यान रखना कि कीवर्ड्स पकड़ने हैं, कौन से मनोवैज्ञानिक ने कौन से संवेग की क्या परिभाषा दी है ना? संवेगों की क्या परिभाषा दी है, तो वो चीज़ें आपको याद रखने के लिए कीवर्ड्स पकड़ने हैं। अब आगे का जो टॉपिक है, वो है संवेगात्मक विकास की अवस्थाएँ। बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपन सीधा चलेंगे टॉपिक पे, है ना? क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है बच्चा, है ना? संवेगात्मक विकास की अवस्थाएँ हैं, अपन प्रत्येक चीज़ों में ये पढ़ा है। या तो अपन ऐसे पढ़ते जो अवस्थाएँ शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था या तो अलग-अलग चीज़ों में अलग-अलग संवेग पढ़ते हैं, अलग-अलग अवस्था में। अपन ने पढ़ा है अवस्थाएँ और अवस्थाओं के अकॉर्डिंग इसमें फिर अलग-अलग अवस्थाएँ। संवेग पढ़े हैं जैसे कि विकास पढ़ा है, कौन-सा सामाजिक विकास, भाषाई विकास, उसके अंदर फिर अपन ने क्या पढ़ी है? अवस्थाएँ पढ़ी हैं, ठीक है? तो अब है संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास की अवस्थाएँ जो है विकास के अन्य आयामों की भाँति ही संवेगों का विकास भी विभिन्न अवस्थाओं में घटित होता है। संवेगात्मक विकास की प्रत्येक अवस्था की कुछ विशिष्ट विशेषताएँ होती हैं। संवेगात्मक विकास की प्रमुख अवस्थाएँ निम्न हैं, ठीक है? बचपनावस्था, बेबीहुड मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, अपने पास टाइम कम है इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बाकी चीज़ें जो आपको नहीं लगता है कि हम समझ पाएँगे, तो वो चीज़ें मैं समझा रही हूँ। इसके अलावा जो नॉर्मली जो चीज़ें लिखी हुई है, उसमें इतना कुछ ख़ास है नहीं समझाने को, ठीक है? बचपनावस्था के संदर्भ में यद्यपि कुछ मनोवैज्ञानिकों जैसे फ्रायड का कहना है ना? अपने फ्रायड जो महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने ऐसा कहा है कि बच्चा गर्भावस्था में ही सुख-दुःख का अनुभव करने लगता है। जी जनाब, इसीलिए तो कहा जाता है अपने जो महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं फ्रायड इन्होंने कहा है कि प्रारंभ के जो 4-5 वर्ष होते हैं ना, उसी में बच्चे को जो कुछ बनना होता है वो बन जाता है। और इन्हीं फ्रायड ने कहा है कि गर्भावस्था में ही सुख-दुःख का अनुभव करने लगता है। इसी के पीछे तो रीज़न बताया जाता है। कि जो गर्भावस्था में जो महिलाएँ होती हैं, उन्हें अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ने को कहा जाए, उन्हें टहलने को कहा जाए, उन्हें अच्छी-अच्छी एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ करने को कहा जाए, उन्हें गुस्सा नहीं करने को कहा जाए। ख़ास करके ऐसे गुस्सा, घृणा, ईर्ष्या की भावना नहीं आए क्योंकि बच्चे में भी ये चीज़ें होती है कहीं न कहीं और सुख-दुःख, माँ यदि खुश है, बच्चा भी खुशी है सुखी है और यदि माँ अगर दुखी हो रही है, तो बच्चे के पे भी वो क्या है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए अच्छे माहौल में रहने को कहा जाता है माँ को कि जहाँ पर गाली-गलौज हो रही है, असभ्यता आपको दिख रही है ना? आस-पास शोर हो, बहुत गंदगी हो, वहाँ पर माँ को नहीं रहने को दिया जाता है। माँ को कष्ट हो रहा है, बच्चे को भी होगा। वाटसन जो महान मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनका कहना था कि बच्चों में जन्म के साथ ही क्या होता है भय, चिंता, स्नेह का संवेग पाया जाता है। जन्म के साथ ही भय का बच्चा पैदा होता है, रोता है। उसके बाद क्योंकि समायोजन बच्चा ये अभी तक माँ के पेट में था, अभी बच्चा बाहर आया है माँ के पेट से, उसका जन्म हुआ है तो समायोजन की जो है उसमें जो है पहली-पहली बार तो कमी होगी उसमें समायोजन की, है ना? धीरे-धीरे जैसा बच्चा समायोजन करेगा बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसको ऊँची आवाज़ें भी सुनाई देगी। इवन जब बच्चा पैदा होता है, जब आस-पास लोगों को कहा जाता है, आस-पास के लोगों को कि धीरे बोल भया, हैं? बच्चा डर जाएगा। भय होता है बच्चे में कि उसको हमारी जो आवाज़ धीरे भी बोल रहे हैं ना अपन जैसे मैं बोल रही हूँ, इतनी आवाज़ उसके पास अगर कर दो आप तो ऑडियो में, तो उसको यूँ लगेगा कि पता नहीं कौन-सा पहाड़ गिर गया है ना? तो ये चीज़ें हैं, ठीक है? तो भय की, चिंता का, स्नेह का जो संवेग है उसमें पाया जाता है, जबकि ब्रजेस एक मनोवैज्ञानिक हुए, उनका कहना है कि केवल 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 ये अलग-अलग है ना? ठीक है? केवल उत्तेजना का अनुभव करता है, 6 माह से वह सुख-दुःख का अनुभव करने लगता है। ध्यान रखना क्रॉसवर्ड हुई है चीज़ें यहाँ पे। फ्रायड कह रहे हैं, फ्रायड का जो क्रॉस मतलब विरोधाभास किया है, किन्होंने किया है? ब्रजेस ने, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि फ्रायड कह रहे हैं कि गर्भावस्था में ही बच्चा सुख-दुःख का जो है अनुभव करने लग जाता है। लेकिन इधर ब्रज़ाइल्स कह रहे हैं कि केवल उत्तेजना का अनुभव कर रहा है, बच्चा गर्भावस्था में, है ना? उत्तेजना है उसमें लेकिन 6 माह से वह सुख-दुःख का अनुभव करता है। ठीक है? ध्यान रखना, ये विरोधाभासी शब्द हैं। इस अवस्था में बच्चों के संवेगों के प्रदर्शन में स्थिरता नहीं होती है। उनके संवेगों में जल्दी-जल्दी परिवर्तन दिखाई पड़ता है, जैसे कि हम लड़कियों के मूड में होता है। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं, मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि लड़कियों के मूड में बहुत जल्दी-जल्दी परिवर्तन होते रहता है। थोड़ी देर पहले वो किसी से लड़ रही होती है, थोड़ी देर पहले अरे यार तू मुझसे नाराज़ बैठी है, थोड़ी देर वापस कुछ खा लेते हैं, फिर वापस नाराज़ हो जाती है, छोटी-छोटी बातों पे ऐसे माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा है कुछ नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ें क्या है बताई जाती हैं, ठीक है? तो बाल्यावस्था क्या बोल रही थी मैं?
बच्चों के संवेगों में है ना, थोड़ी-थोड़ी चीज़ों को देखकर उनको, क्योंकि शिशु को एक क्या चाहिए होता है, शैशवावस्था में शिशु को चाहिए होता है वो आत्म केंद्रित प्रवृत्ति का होता है। उसकी आवश्यकता के अनुरूप आप उससे व्यवहार करो। जब उसकी आवश्यकता के अनुरूप आप उससे व्यवहार कर रहे हो तो वो बड़ा खुश हो रहा है, स्माइली चेहरा बना रखा है। जैसे उसको लगे नहीं, 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 ये भई अपने विपरीत जा रही है चीज़ें, मैं माँग रहा हूँ दे ही नहीं रहे, से हो गया रो रहा हूँ मैं, माँ इंस्टाग्राम चलाई जा रही है ना, ऐसे कैसे हो सकता है? फिर बच्चे के मूड में जो परिवर्तन होते हैं, रोने लगता है, फिर उसको जो चीज़ें आप दे दो फिर भी मुँह फुलाएगा वो, थोड़ी देर बाद हँस लेगा, वापस मुँह फुला लेगा, है ना? ऐसी चीज़ें। बाल्यावस्था, है ना? बाल्यावस्था। वास्तविक रूप से संवेगों का विकास बाल्यावस्था से होता है। बहुत शानदार बात कही है, वास्तविक रूप से। एक कोई भी सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि इस सिद्धांत के प्रणेता कौन माने जाते हैं? या फिर आप मान लो कि कोई वंश मान लो, हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं कि सिसोदिया वंश के संस्थापक कौन है और सिसोदिया वंश के वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक मतलब कि जो वास्तव में एफर्ट्स करते हैं, ठीक है? एक तो आ गए मतलब जेनेटिकली या फिर विरासत में उनको चीज़ें मिली वो आ गए। एक तो एफर्ट्स करके उन्होंने बहुत सारे सुधार किए समाज में, है ना? बहुत सारी ज़रूरतों के समय की माँग के अनुसार बहुत सारे सुधार किए, तो वास्तविक संस्थापक उनको कहा जाता है। वास्तविक रूप में जो संवेगों का विकास होता है, बाल्यावस्था से होता है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि शैशवावस्था में तो सिर्फ़ उत्तेजना होती है, संवेग होते हैं, भय का होता है, प्रेम का होता है। बाकी सारे संवेग कहाँ से लाओगे आप? रोने के अलावा, प्रेम, अनुराग के अलावा बाकी सारे जो संवेग है, किसी से ईर्ष्या करना, घृणा करना, है ना? उल्लास वाले, साहस वाले जो संवेग होते हैं, ये थोड़ी ना आपको शैशवावस्था में देखने को मिलेंगे। शैशवावस्था में या तो आप रो सकते हो या फिर आप हँस सकते हो। इसके अलावा जो है दूसरी चीज़ें आपको दूसरे संवेग जो है इतने विकसित नहीं होते हैं। बच्चों में सर्वाधिक क्रोध इच्छाओं की पूर्ति न होने के कारण उत्पन्न होता है। बच्चा अपने को देखकर प्रसन्नता का इज़हार करता है और दूसरों को देखकर जो है भय की स्थिति में आ जाता है बच्चा, ठीक है? जो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। 3 वर्ष की उम्र में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और विभिन्न तरीके संगत व असंगत प्रश्न पूछता है। अभिभावकों को उनके प्रश्नों का आंसर जो है वो उम्र के अनुसार प्रदान कर जिज्ञासु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है? मतलब ये है कि मैंने आपको बोला था कि बाल्यावस्था में जो बच्चा है जिज्ञासु प्रवृत्ति का हो जाता है, उत्सुक प्रवृत्ति का हो जाता है। उसको अपनी हर एक बात का आंसर चाहिए होता है। उसको चाहिए कि मेरी ये बात है, मेरा इक्वेशन है, मेरे को इसको जवाब दो, ठीक है? वो चीज़ें उसको चाहिए होती है ना और माता-पिता को असंगत और संगत प्रश्न पूछने लगता है। मतलब क्यों? किस लिए? कैसे? ये नहीं होता तो क्या होता? बारिश हो रही है, क्यों हो रही है? मम्मी खाना बना रही है, क्यों बना रही है ना? मत खाओ ना आज आप खाना। बहुत बार बच्चे ऐसे बोलते हैं, टीवी ये कैसे चलता है? टीवी कैसे चलता है? इसके पीछे जाके आपके साथ भी हुआ होगा ना? पहले अपन ये सोचते थे जब टीवी देखते थे कि ये टीवी में लोग कैसे गए होंगे सारे के सारे? सबके मेरे मन में तो हुआ है, आप सबके मन में हुआ होगा क्या कि टीवी में लोग कैसे जाते होंगे और इतने सारे लोग इतनी सारी जगह कैसे आ जाती है इतनी सी टीवी में, है? अपने को भी लगता है कि ये अंदर उसके घुस के है ना और फिर ये क्या है अंदर ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, तो ये सारी कुछ चीज़ें क्या होती है बाल्यावस्था में कि ये इतने सारे लोग टीवी में कैसे आ गए यूँ, है ना? अभिभावकों को उनके प्रश्नों का जो है उनकी उम्र के अनुसार, है ना? जिज्ञासु प्रवृत्ति को शांत करना चाहिए। उम्र के अनुसार मतलब कि ये है कि चलो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बच्चा यदि छोटा है ना? बिल्कुल छोटा है, वो शैशवावस्था से बाल्यावस्था की उम्र में प्रवेश ही कर रहा है और बच्चे ने ये बोल दिया कि दादाजी बारिश क्यों हो रही है ये? बारिश क्यों होती है? उस उम्र में आपने बोल दिया ठीक है, आपके पास कोई इतना टाइम नहीं था मान लो कि दादाजी किसी काम में व्यस्त है, लेकिन बच्चे की जब तक जिज्ञासा शांत नहीं करेंगे, बच्चा दादाजी को डिस्टर्ब करता रहेगा। पापा को डिस्टर्ब कर बताओ ना क्यों हुआ ऐसा? तब वो कि एड अभी के लिए बला टली है ना, उसके लिए कुछ भी बोल देते हैं कि कल अपने जो है पड़ोसियों की भैंसें हैं ना, बैल है, वो लड़ गए थे आपस में, है ना? तो इसलिए आज बारिश हुई है। तो बच्चा अच्छा ऐसे होता है ना? ये चीज़ें। अब बच्चा हो चुका है उत्तरोत्तर बाल्यावस्था में है, बच्चा या फिर उसको कम से कम 8 साल का हो चुका है। 1-2 साल के बच्चे को आपने बोला था कि इसलिए बारिश हुई है और आप 8 साल के बच्चे को बोल रहे हो कि बारिश है ना इसलिए हुई कि कल पड़ोसी की भैंसें लड़ गई थी। तो ये कहाँ तक पहुँचाएगा अपने को? नहीं ना, उस टाइम बच्चा भाई फिर वो स्कूल में और पढ़ेगा और जब उसको स्कूल में पता चलेगा कि ऐसे होती है बारिश, ऐसे बिजली चमकती है, तब वो बोलेगा या तो ये मास्टर झूठ बोल रहा है ना? या फिर मेरे दादाजी झूठ बोलते हैं या फिर ऐसे बोलते हैं मेरे दादाजी को पता ही नहीं है, फिर घर पे आके दादाजी आप इतने बड़े हो गए आपको पता ही नहीं है बारिश क्यों होती है? बारिश बताऊँ मैं कि बारिश इसलिए होती है ना? हमारे टीचर ने बताया ऐसे, ठीक है? और लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक आक्रामक होते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। लड़कियाँ बेचारी भोली-भाली विनम्र स्वभाव की होती हैं। लड़के बहुत ज़्यादा आक्रामक जो अग्रेसिवनेस होते हैं, आक्रात्मक, है ना? तो उसकी प्रवृत्ति क्या होता है, बहुत जल्दी गुस्सा करना, है ना? और लड़ाई करना,
इरिटेशन, है ना? एंग्ज़ायटी, ये सारी कुछ चीज़ें। 5 वर्ष के बाद बच्चे अपने कार्य का मूल्यांकन व आलोचना स्वयं करने लगते हैं। 5 वर्ष के बाद लगभग 6-7 साल का बच्चा खुद ये बोल सकता है कि आप उनके विचार देख सकते हो कि नहीं, मेरे से अगर वो उससे कुछ गलती भी हो गई है ना? कोई नुकसान हो गया है तो मम्मा मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना? मुझसे ये गलती हो गई है। गलती का नहीं बोलेगा, लेकिन मम्मा ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरे को ये नहीं करना चाहिए था, है ना? मेरी वज़ह से उनको हर्ट हुआ, ऐसी चीज़ें सीखने को मिल जाती है ना? तो बच्चा अपने काम का मूल्यांकन और आलोचना भी स्वयं करने लग जाता है ना? लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में भय अधिक होता है, ऐसा मनोविज्ञान कहती है ना? और कहीं न कहीं शायद अभ्यासिक या अनुभविक तौर पे चीज़ें रही होगी। बच्चे अच्छे व बुरे पर विचार करना प्रारंभ करते हैं, बिल्कुल मतलब कि बच्चे का विवेक डेवलप हो जाता है। ध्यान रखना, 2 अलग-अलग शब्द होते हैं, बुद्धि और विवेक, है ना? बुद्धि मतलब कि होता है आईक्यू लेवल। जो कि मैंने आपको बताया है कि बच्चे जो जड़ बुद्धि यहाँ से स्टार्ट होते हैं, फिर हीन बुद्धि, फिर मंद बुद्धि, फिर सीमांत मंद बुद्धि, फिर सामान्य बालक, फिर श्रेष्ठ बालक, अति श्रेष्ठ बालक और प्रतिभाशाली बालक। जिनका आईक्यू लेवल 140 से इससे अधिक होता है, वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। इतना भी मैंने आपको बताया था कि प्रतिभाशाली बालक सृजनशील भी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है? तो और ये तो हो गया आईक्यू लेवल मतलब कि बुद्धि। अब मैं बात कर रही हूँ विवेक। क्या ज़रूरी है कि जिसमें बुद्धि हो उसमें विवेक भी हो? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे होशियार चंद अपने को देखने को मिलते हैं कि बिज़नेसमैन है वो ऑफ़िसर है कोई, है ना? लेकिन फिर भी उनमें विवेक नहीं होता है। मैं किसी के कोई अपन एग्ज़ाम्पल देने के लिए मैं आपकी बात कर रही हूँ। ना कोई व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी करने का कुछ है नहीं। मैं सिर्फ़ समझाने के लिए बात कर रही हूँ कि बहुत सारी बात चीज़ें होती है कि आप अपने आस-पास लोगों में देखोगे, आईक्यू लेवल तो बंदे का ज़बरदस्त है ना? दीदी का, बंदे का बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन विवेक शून्य है उसका। इंसान को ये नहीं पता चल पाता है कि ये अपने लिए सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। ये सामने वाला व्यक्ति जो है अपने लिए ऐसा बोल रहा है, अपने फ़ायदे की चीज़ें ही बोल रहा है, अपने को वो दिखती हैं, लेकिन इसके पीछे इसका क्या इंटेंशन है, इसका रिजल्ट जो निकलेगा उससे इस इंसान को क्या फायदा है, उसमें मेरा क्या नुकसान है, ये चीजें यदि आप सोच सकते हो, आपको जो चीजें दिख रही है उसके पीछे की चीजें अगर आप सोच सकते हो कि ऐसा नहीं ऐसा हो सकता है, तो आप में विवेक है ना? तो बुद्धि और विवेक अपने आप में क्या है, एक अलग चीज है। ठीक है, तो 8-9 वर्ष के बच्चों में बच्चों के व्यवहार पर, है ना? तो मतलब बच्चे में क्या है, विवेक भी उत्पन्न हो जाता है। 8-9 वर्ष के बच्चों के व्यवहार पर टीवी पर प्रदर्शित हिंसा का प्रभाव देखा जा सकता है। इसीलिए बोला जाता है कि बच्चों के सामने बाल्यावस्था में अच्छे-अच्छे जो है धार्मिक जो प्रोग्राम होते हैं, वो चलाए जाते हैं, नाटक चलाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कॉमेडी कपिल शर्मा चला दी, किसी में जो भी है थोड़े अब्यूज़ वर्ड यूज़ हो रहे हैं या फिर कोई छिछोरापंती टाइप के, नहीं। बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इसलिए बोलते हैं दादा-दादी के साथ, वो तो क्या महाभारत देख रहा है, रामायण देख रहा है ना? बच्चों के वो, और आजकल तो ये टेटू वाले चल गए बहुत सारे, छोटा भीम, मोटा भीम, है ना? कौन सा छोटू पतलू, सॉरी मोटू पतलू। इस अवस्था माध्यम में बच्चे से अपने स्नेह का प्रदर्शन शारीरिक स्पर्श, स्नेहपूर्ण शब्दों और हँसी व मुस्कान के माध्यम से कर लेते हैं, ठीक है? मुस्कान के माध्यम से। इसके बाद है किशोरावस्था, एडोलसेंस। संवेगात्मक विकास के लिए 12 से 18 वर्ष तक का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल साफ, किशोरावस्था में संवेग है ना, जो प्रवृत्ति है ना, बहुत उच्चतम लेवल की होती है। किशोर सामाजिक बंधनों, पारिवारिक सीमाओं व कठिनाइयों का अनुभव करता है। किशोर क्या करता है, सामाजिक बंधनों, पारिवारिक सीमाओं व कठिनाइयों का अनुभव करता है। ठीक है? उसके बाद जो है, जो उनके संवेगात्मक व्यवहारों पर नियंत्रण करते हैं। व्यक्ति के संवेगों में स्थिरता आने लगती है। इस अवस्था में बालक व बालिकाओं के संवेगात्मक व्यवहारों के प्रदर्शन में अंतर पाया जाता है। बिल्कुल साफ, किशोरावस्था में जो होता है, बालक और बालिकाओं के संवेगात्मक व्यवहार है, उसमें प्रदर्शन जो है आपको देखने को मिलता है। अलग-अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है? लड़के जो हैं बहुत आक्रामक प्रवृत्ति के होते हैं। आपको दिखाया है अभी मैंने कि आक्रामक, अग्रेसिवनेस उस प्रवृत्ति के होते हैं, वो जल्दी गुस्सा करते हैं, लेकिन लड़कियां नहीं करती हैं, शालीन स्वभाव की होती हैं, लड़कियां सुशील होती है, संस्कारी होती हैं, है ना? किशोरों में बौद्धिक एवं तार्किक योग्यता विकसित हो जाती है, जिसके कारण वे सामाजिक नियमों व मर्यादाओं को समझकर परिस्थितियों के अनुरूप संवेगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने लगते हैं। बिल्कुल साफ, जब किशोरावस्था शुरू ही होती है, तब तो बच्चों में इतना विवेक नहीं होता है कि वो क्या करते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देके समझा चुकी हूँ बार बार कि मैं ही हूँ, है ना? सब चेंज करने वाला। जैसे-जैसे बड़ा होता है, उसको समाज के नियम कानून समझ में आने लगते हैं, परंपराओं से वो अवगत होने लगता है ना? कि भई इतने वर्षों की मेहनत रही है, जब जाके ये चीज़ें चल रही हैं।
उसकी बौद्धिक और तार्किक जो योग्यता है वो विकसित हो जाती है किशोरावस्था पूरी होने के साथ-साथ, ठीक है? जिसके कारण वो सामाजिक नियमों, मर्यादाओं को समझकर परिस्थितियों के अनुरूप क्या करता है, संवेगात्मक व्यवहार जो है वो प्रदर्शित करने लगता है, ठीक है? उसको लगता है कि यदि मैं इतना भयंकर खुल के गुस्सा किया, तो मेरा समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैंने गाली-गलौज की, मैंने गलत शब्द कहे, अश्लील शब्द कहे, मेरा समाज कहीं न कहीं बोलेगा कि नहीं, ये अपने समाज का आदमी नहीं है, बहुत गलत बोलता है, ठीक है? प्रौढ़ावस्था, एडल्टहुड, इस अवस्था में संवेगों का नियंत्रण व्यक्ति बुद्धि द्वारा करता है। बहुत शानदार बात कही है, ये आपके ऊपर भी लागू होती है। आप जब इस प्रौढ़ावस्था में जिसको भी मैं बोल दूँ, बहुत सारे लोग हैं जो भी फिलहाल मैच्योर हो चुके हैं, है ना? किशोरावस्था के बाद मतलब 18-19 साल का जो कुल मिला के 21 साल का आदमी जो है, इंसान जो है, उसे हम मान सकते हैं कि ये वेल मैच्योर है। इंसान मैच्योर हो चुका है, कहाँ पर उसको कितनी किस जगह पर कितनी मात्रा में उसको संवेग दिखाना है, किस टाइम पे उसको पता है। लेकिन फिर भी यदि कोई व्यक्ति है, जो आप में से मान लो कोई स्टूडेंट है अपने संवेगों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, मैं एज़ अ काउंसलर भी हूँ, साइकोलॉजी काउंसलर, देन बता रही हूँ कि यदि आपको लगता है कि मेरा गुस्सा खत्म क्यों नहीं होता? मैं मतलब मैं इरिटेट होता हूँ, मेरी एंग्ज़ायटी होती है, मैं इतना स्ट्रेस ले लेता हूँ, है ना? मेरा इतना गुस्सा हाई लेवल का पहुँच जाता है ना, तो मैं इन चीज़ों पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता? तो क्या मैं इस चीज़ से मैं बहुत सारे होते हैं ना कि जैसे कि ओशो के सिद्धांतों पे चलने लगते हैं। बहुत बार आप विपाशा में जाने लगते हो, तो ऐसी चीज़ें होती है विपासना, है ना? तो कि कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे लोग हरिद्वार एकांत में वाराणसी चले जाते हैं, बनारस वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर मंदिर में ताकि खुद पे कंट्रोल कर पाएँ, योगा करें ये वो। ठीक है, करो आप फिज़िकली फिट रहने के लिए आपको एनवायरनमेंट चाहिए अच्छा तो आप करो। लेकिन जब प्रौढ़ावस्था आएगी ना, तो प्रौढ़ावस्था में जाने के साथ-साथ आपके संवेगों में स्थिरता आती जाएगी, है ना? नहीं होगा इतना गुस्सा लेवल तब क्योंकि आप सामाजिक जो चीज़ें हैं आप समझने लगते हो। आप पारिवारिक ज़िम्मेदारी होती है आप पर, तो अपने आप जो चीज़ें हैं ना मतलब कि बुद्धि द्वारा वो अपने संवेग को कंट्रोल करने लगता है। यदि इंसान को इतना भयंकर गुस्सा आ भी रहा है, वास्तव में उसको बहुत भयंकर नुकसान हुआ है, उसको चाहिए कि वो भयंकर नुकसान करे, भयंकर गुस्सा करे। लेकिन यदि व्यक्ति को लगता है कि एक नुकसान तो हो चुका है, लेकिन भयंकर गुस्सा करने से यदि मेरे को इससे और नुकसान हो सकता है ना? भरपाई तो नहीं होगी गुस्से से, नुकसान हो सकता है तो वो कंट्रोल कर लेता है अपनी बुद्धि द्वारा प्रौढ़ावस्था में, है ना? प्रभावित करने वाले हाँ, व्यक्ति का सामाजिक दायरा व्यापक हो जाता है, जिससे संवेग उत्पन्न करने वाले व उन्हें प्रभावित करने वाले कारक भी बहुत बढ़ जाते हैं। बिल्कुल साफ ज़िम्मेदारियाँ आ जाती है, शादियाँ हो जाती है ना? एक तो आपके वही लोग थे, एक शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, तो बहुत सारे नए रिश्तेदार आपके जुड़ गए, है ना? इधर आपका ससुराल है, इधर बहुत सारे लोग हैं, तो आपका लोग भी बढ़ गए, दायरा भी बढ़ गया, है ना? तो इसलिए जो वो प्रभावित करने वाले कारक है ना, वो भी बढ़ गए। व्यक्ति में आत्मसम्मान की भावना विकसित हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति उन व्यक्तियों के प्रति भी संवेग अनुभूति करने लगता है, जिससे उनका प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है? प्रत्यक्ष रूप से भी संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति को चाहिए प्रौढ़ावस्था में कि कहाँ पर उसका नुकसान है, कहाँ पर उसका बेनिफिट है, ये चीज़ें देखकर उसके जो क्या है संवेग वो कंट्रोल करने लगता है। और जहाँ उसको चाहिए कि यहाँ कंट्रोल नहीं करने हैं, तो वो प्रदर्शित करने लगता है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। संवेगात्मक विकास को कौन-कौन से कारक है वो प्रभावित कर सकते हैं? व्यक्ति के संवेगात्मक विकास को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें प्रमुख कारक निम्न हैं, ठीक है? पहला है परिपक्वता, मैच्योरिटी दैट इज़ इम्पोर्टेंट फैक्ट। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि संवेग को जो प्रभावित करने वाले कारक में से एक आएगा मैच्योरिटी। आप जैसे-जैसे किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था की ओर जाओगे, इंसान स्थिर होता जाएगा भावनात्मक तौर पे, है ना? वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने संवेगों को कंट्रोल करेगा या फिर प्रदर्शित करेगा। तो वही तो चीज़ है कि मैच्योरिटी आ गई है आप में। किसी भी व्यक्ति के संवेगात्मक विकास में परिपक्वता की विशेष भूमिका होती है। ध्यान रखना किसी भी व्यक्ति के संवेगात्मक विकास में परिपक्वता की विशेष भूमिका होती है। परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी आने के साथ-साथ व्यक्ति में नए-नए संवेग का विकास होता है। जिन शिशु में परिपक्वता पहले वो ज़्यादा आती है, उनमें संवेग का विकास पहले व अधिक होता है, जबकि जिनमें देर से वो कम आती हैं, उनका विकास भी देर से वो कम होता है। मैच्योरिटी बहुत बार अपन बोलते हैं ना कि यार इतो ठाडो इंसान हो गयो, इतो बूढ़ो इंसान हो गयो, मतलब कि यार कम से कम आप 25 साल के तो हो, मैच्योर हो चुके हो, है ना? फिर भी आप में बहुत बार देखते हैं बहुत हट्टा-कट्टा इंसान होता है, लेकिन वो अपने संवेग को दिखने में बहुत बड़ा दिखता है।
लेकिन वो उसके संवेगों पे कंट्रोल नहीं कर पाता। जब वो उससे बात करते हैं तो लगता है ये तो प्रॉपर मैच्योर इंसान ही नहीं है, क्योंकि मैच्योरिटी उनमें लेट आ रही है। हो सकता है कि उसका विकास बहुत जल्दी हो चुका है शारीरिक, लेकिन मानसिक विकास नहीं हुआ है। मानसिक विकास मतलब मैच्योरिटी किसे कहोगे आप? क्या मैच्योरिटी शारीरिक विकास पे ही डिपेंड करती है ओनली? बिल्कुल नहीं। मैच्योरिटी जो चीज़ है विशेष तौर पे मानसिक विकास को जो है प्रदर्शित करती है। आपका मेंटल लेवल, आपका मानसिक विकास किस हद तक हुआ है, वो है आपकी मैच्योरिटी। नॉट आप शारीरिक रूप से कितने फिट हो, कितने सुडौल हो, है ना? ये कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है? अधिगम, अधिगम किस प्रकार से जो है संवेगों को प्रभावित करता है, विकास के अन्य क्षेत्रों के समान ही अधिगम व्यक्ति के संवेगात्मक विकास को भी प्रभावित करता है। अधिगम मतलब सीखना। एक ही शब्द में यदि इसका आंसर बताएं तो क्या है? सीखना। व्यक्ति अनुकरण विधि के संवेगों को प्रकट करना सीखता है। व्यक्ति क्या करता है? अनुकरण विधि के संवेगों को प्रकट करना सीखता है। इसी तरह से निरीक्षण व अनुबंध द्वारा भी, कंडीशनिंग द्वारा भी अनुकरण करता है व्यक्ति, है ना? फिर उससे क्या करता है? वो संवेगों को प्रकट करना सीखता है। मतलब बच्चा जब छोटा होता है तो उससे लगता है कि उसको गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन उसको प्रदर्शित कैसे करें? उसको आता थोड़ी है। आप मत सिखाओ उसको, उसको प्रदर्शित करना ही नहीं आएगा। आस-पास वो देखता है अपने घर वालों को, परिवार वालों की गुस्सा करते हुए। तब उसको लगता है अच्छा, जब कोई बात समझ नहीं आती है, अपने पसंद की नहीं होती है, तब ऐसे करना होता है। उसको बोलते हैं गुस्सा, यूँ, है ना? मत विकास प्रभावित होता है, बिल्कुल। अलग-अलग संस्कृति में संवेगों की अभिव्यक्ति अलग-अलग ढंग से होती हैं, क्योंकि यह सिखाया गया होता है। बिल्कुल साहब, कितनी शानदार बात कही है इसने। अलग-अलग संस्कृति में संवेगों की अभिव्यक्ति अलग-अलग ढंग से होती हैं, क्योंकि यह उन्हें सिखाया गया होता है। आप चले जाओ, है ना? बोले कि ये इंडिया है प्रधान, है ना? बोले यहाँ पे बच्चे लड़ना, झगड़ना सब कुछ चीज़ें जानते हैं। आप यहीं आप यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, उनमें चले जाओ। सब सबका स्वभाव इतना शालीन दिखेगा। बच्चों के स्वभाव में नहीं ही होगा चिड़चिड़ापन, है ना? वो हमेशा प्रकृति को, अपने वातावरण को, सबको हमेशा मतलब साफ रखना चाहेंगे, स्वच्छ रखना चाहेंगे। और चाहे अजनबी भी हो, उनके प्रति वो अपने कर्तव्य को समझेंगे कि ह्यूमैनिटी इज़ टॉप प्रायोरिटी, है ना? वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं, अलग-अलग संस्कृति के अकॉर्डिंग अलग-अलग संवेग प्रभावित होते हैं। कुल मिला के बात कर लेती हूँ मैं कि संस्कृति का मतलब ये नहीं है कि ये अलग देश है, ये अलग देश। संस्कृति का मतलब होता है आचार-विचार। आप जिस भी टाइप के माहौल में रहते हो, आप जिस भी टाइप के बैकवर्ड इलाके से आते हो, है ना? आपका बैकग्राउंड कौन-सा है? सॉरी, बैकवर्ड नहीं, बैकग्राउंड जो इलाका है, आपका कौन-सा है? आपके संवेग उन पर निर्भर करते हैं। यदि आपने देखा है कि आप बहुत अच्छे सुसभ्य फैमिली से आते हो, आपका व्यवहार बहुत मतलब वातावरण बहुत अच्छा रहा है, तो आपके संवेग भी उन पर डिपेंड करेंगे, ठीक है? आपके संवेग भी उतने शालीन रहेंगे। शालीन मतलब कि ऐसा नहीं है कि पढ़ा-लिखा इंसान या फिर अच्छे बैकग्राउंड से आया हुआ इंसान कोई गुस्सा नहीं करता है। गुस्सा उससे भी आता है तो इंसान ही ना वो, है इंसान ही। हार्मोनल लेवल की चीज़ें होती है, संवेग उसमें भी है। फ़र्क होता है तरीके में। एक आप गुस्सा अलग लेवल का कर रहे हो, आपने कुछ शब्द बोल दिए जो मतलब बिल्कुल उसकी शैली अच्छी नहीं थे, असभ्य शब्द थे। आपने किसी को थप्पड़ मार दिया, है ना? आपके गुस्से का जो है चीज़ें अलग ही दिखा रही है, हाथ में आया कुछ फेंक दिया। एक गुस्सा दिखा रहा है इंसान, ऐसे बोल रहा है देखो, ये जो चीज़ थी ना आपकी, मुझे नहीं पसंद आई। आज कर लिया, आज के बाद मत करना प्लीज़, है ना? तो एक ये तरीका होता है, गुस्सा आ रहा है उसको, लेकिन वो चीज़ें क्या है, प्रदर्शित अलग वे में कर रहा है, ठीक है? तो संस्कृति के संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण रखना भी सिखाया जाता है। बिल्कुल साब आचार-विचारों के माध्यम से जो संस्कृति है, उस पर जो संवेग है, तो उसमें क्या है कंट्रोल करना भी सिखाया जाता है। बुद्धि, इंटेलिजेंस व्यक्ति का बुद्धि उसके संवेगात्मक विकास में सीधे रूप से जुड़ा होता है। व्यक्ति की बुद्धि जो होती है ना संवेगात्मक विकास में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। कैसे? जितना आईक्यू लेवल होगा, बौद्धिक क्षमता है, बौद्धिक स्तर जो है व्यक्ति का जितना अधिक होगा, उतना ही व्यक्ति जो है समझदार होगा, मैच्योर होगा। उसका जो सामग्रिक विकास है बहुत लेवल का हो रखा होता है, ठीक है? शोधों में यह पाया गया है कि प्राणी का प्रत्यक्षीकरण की क्षमता उसमें संवेग उत्पन्न होने को सीधे रूप प्रभावित करते हैं। बिल्कुल साहब, कहने के तौर पे बात ये है कि जितनी बुद्धि का स्तर है आपका, वो ही जो आपके संवेग है, कंट्रोल करते हुए बुद्धि उसको व्यवहार में प्रदर्शित करेगी, है ना? यदि आप में बुद्धि का लेवल बहुत उच्च है, तो आप अपने संवेगों को प्रदर्शित करने में एक थोड़ा दायरा बनाओगे, चीज़ों को लेवल में रखोगे। यदि आप में बुद्धि आपका आईक्यू लेवल बहुत लो है, तो आप चीज़ों को जो पता नहीं कैसे मतलब बनी-बनाई चीज़ें भी बिगाड़ सकते हो आप, ठीक है?
ओह गॉड! मुँह दुखने लग गया मेरा। शोधों में यह पाया गया है कि प्राणी की प्रत्यक्षीकरण की क्षमता, उसमें संवेग उत्पन्न होने को सीधे रूप से बिल्कुल एक ही स्थिति में अलग-अलग व्यक्तियों में अलग-अलग संवेग उत्पन्न इसलिए होता है, क्योंकि एक ही स्थिति को अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग ढंग से प्रत्यक्षीकरण करता है। बिल्कुल साहब, एक कोई मान लो कहीं पर झगड़ा हो रहा है, किसी व्यक्ति को तो वहाँ पर 3-4 लोग हैं, सेम लोगों के साथ मतलब वहाँ पर तीनों चारों लोगों के साथ ये जो वारदात है, ये घटना घटित हुई है, ये वारदात हुई है। लेकिन फिर हो रहा है कि एक इंसान को तो बहुत भयंकर गुस्सा आ रहा है उस टाइम, वो एक्शन ले रहा है और एक इंसान को नहीं आ रहा है। क्योंकि सबके व्यक्तित्व अलग-अलग हैं, सबका जो विकास है अलग-अलग वातावरण में हुआ है, तो सबकी फिर क्या है जो संवेगात्मक स्तर भी है वो अलग रहेगा, ठीक है? क्योंकि एक ही स्थिति को अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग ढंग से प्रत्यक्षीकरण करता है। मैं बोलती हूँ दृष्टिकोण इज़ एवरीथिंग, है ना? आप जिस भी चीज़ से जो चीज़ देखोगे आपको वैसी ही दिखेगी, ठीक है? यदि व्यक्ति एक स्थिति को खतरे के रूप में देखता है तो उसमें भय उत्पन्न होता है जबकि चुनौती के रूप में देखने देखने पर उसमें आत्मबल उस व संघर्ष की भावना आती है। कितनी टाइपिंग मिस्टेक हो रखी है ना? यदि आप किसी चीज को सिचुएशन को खतरे के रूप में देखते हो तो इसीलिए बोलते हैं कि दृष्टिकोण इज एवरीथिंग। आप किसी चीज को देख रहे हो कि नहीं ये प्रॉब्लम कोई बड़ी नहीं है। यदि आप देखते हो कभी कभार छोटी सी प्रॉब्लम भी इतना बड़ी बना के देख सकता है इंसान। बड़ी प्रॉब्लम को भी बहुत बार देखने वाला इंसान बोले ये तो छोटी सी है अभी निपटा लूंगा इसको तो क्या ही है प्रॉब्लम तो यार जीवन का अभिन्न अंग है आती रहती है समस्याएं है ना इसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है तो ये चीजें होती है तो दृष्टिकोण ही आप अगर आप चाहते हो तो बड़ी से बड़ी जो चीजें हैं ना वो भी आपको सामान्य लगने लगेगी और यदि आप देखना चाहो तो आप छोटी से छोटी चुनौती आपको खतरा लगने लगेगी। ठीक है। बुद्धि व्यक्ति में संवेग उत्पन्न होने के साथ ही साथ उसके अभिव्यक्ति के लिए भी जिम्मेदार होता है। बिल्कुल साहब, बुद्धिमान व्यक्ति समय, स्थान व समाज को ध्यान में रखकर संतुलित तरीके से संवेग को व्यक्त करता है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये सैद्धांतिक बात ही नहीं, व्यावहारिक बात है, जो कि आप अपने जीवन में हमेशा इसको यूज कर सकते हो। ठीक है? क्या है बुद्धिमान व्यक्ति? यदि आप बुद्धिमान हो तो, है ना? समय, स्थान व समाज को ध्यान में रखकर संतुलित तरीके से संवेग को व्यक्त करता है, जबकि कम बुद्धि के व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति होती है उसका तरीका अतर्कसंगत होता है। बौद्धिक क्षमता जो व्यक्ति के संवेगात्मक विकास को सीधे तौर पर या फिर प्रत्यक्ष तौर पर जो है प्रभावित करती है। हम ये कह सकते हैं ना। इसके बाद है लिंग। लिंग किस प्रकार से जो है संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। अभी मैंने आपको बता दिया था कि लड़के आक्रामक प्रकृति के होते हैं, लड़कियां वहीं पर विनम्र स्वभाव की होती हैं, है ना। तो शोधों से यह पाया गया है कि संवेगों के विकास में उसके स्पष्ट रूप से मतलब ये लिंग जो क्या है, लिंग का जो अ, अ, योगदान है, ये प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ता है। यह अंतर संवेगों के विकास, उसकी मात्रा तथा अभिव्यक्ति के तरीके में भी दिखाई पड़ता है। ऐसा पाया गया है कि महिलाएं संवेग पर पुरुषों से भिन्न होती हैं। संवेग में क्या होती है? संवेग प्रदर्शन में आप ऐसे लिख लो। संवेग प्रदर्शन में ये काकपद हंस पद है ना। जब कोई शब्द छूट जाए तब ऐसा लगाया जाता है। पुरुषों से भिन्न होती हैं। उनके संवेगात्मक स्थिति में पुरुषों की अपेक्षा जल्दी परिवर्तन होता है। वे जल्दी प्रसन्न होती है तथा जल्दी वह अधिक दुखी भी होती हैं। बिल्कुल साहब मैंने ऐसा कहा है कि लड़कियों के मूड में बहुत जल्दी-जल्दी बदलाव होते हैं। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। थोड़ी देर में पहले गुस्सा आ रहा था, वो थोड़ी देर बाद बात करने लग जाएगी, फिर गुस्सा हो जाएगी, फिर मुँह फुला लेगी, फिर बात कर पता ही नहीं चल पाता लड़कों को कि आखिर गलती कहाँ थी मेरी, है ना? और किया क्या था मैंने, है ना? वो चीज़ है, ठीक है? तो ये चीज़ है आपको देखने को मिलती है ना? और पुरुषों की अपेक्षा क्या है जल्दी परिवर्तन होते हैं लड़कियों में, है ना? पालन-पोषण का ढंग संवेगात्मक स्तर को किस प्रकार से जो है प्रभावित कर सकता है? बच्चों के चाइल्ड केयरिंग बच्चों के पालन-पोषण की स्थिति व तरीका उनके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। यदि माता-पिता देते हैं तो बच्चों को बहुत अधिक प्यार हाँ, यदि माता-पिता अगर देते हैं तो बच्चों को या तो बहुत अधिक लाड-प्यार दे देते हैं, प्यार-दुलार दे देते हैं और उनके सभी काम स्वयं कर उनमें निर्भरता की भावना का विकास होता है। ये बहुत बड़ी आपने भी देखा होगा बहुत बार मम्मी-पापा है ना ओवर केयरिंग दिखाते हैं बच्चों को, है ना? कि नहीं-नहीं मेरा बच्चा और इवन आपने देखा होगा बहुत मिन्नतों के बाद बच्चा होता है या फिर मान लो लड़कियाँ हैं, फिर लड़का उनके कई मिन्नतों के बाद हुआ है या फिर बच्चा उनके एक ही हुआ है, वो भी कई मिन्नतों के बाद हुआ है। तो फिर मम्मी-पापा उससे मतलब बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लाड प्यार करते हैं, दुलार करते हैं। जहाँ पर 3-4 बच्चे हैं तो फिर ठीक है, इट्स ओके है ना? सबको बराबर प्यार मिल रहा है। जब एक ही संतान होती है तो बहुत ज़्यादा मम्मी-पापा उसको हर एक चीज़ से उसको लाड प्यार, दुलार देते रहते हैं। तो इसका नेगेटिव जो पॉइंट ये होता है कि बच्चा हर एक चीज़ से निर्भर हो जाता है मम्मी-पापा पे, है ना? फिर वो खुद से कुछ नहीं कर पाता। तो ये नेगेटिव पॉइंट है इसका, है ना? तो निर्भरता की भावना का विकास होता है
उनमें नकारात्मक संवेगों के विकास की संभावना बहुत होती है। ठीक है? नकारात्मक यदि बच्चा ऐसा सीख गया, क्या सीख गया बच्चा कि निर्भर होना, माता-पिता ने बहुत लाड-प्यार दिए हैं, उसको दुलार दिया है, लेकिन यदि उसके साथ ही बच्चे ने क्या किया है नकारात्मक संवेगों के हाँ, निर्भर रहना अगर उसने सीख लिया है तो फिर उसमें नकारात्मक संवेग उत्पन्न होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि नहीं बच्चे को निर्भर होना नहीं सिखाओ, ठीक है? जितना ज़रूरत है बच्चे को उतना करो। हालाँकि शैशवावस्था में बच्चा निर्भरता का ही मतलब शिकार होता है, वो निर्भर होता है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ रही है, उसको इंडिपेंडेंट बनाओ हर एक चीज़ में, है ना? कि भई जब अगर मान लो मम्मी-पापा नहीं होंगे तो तू कैसे क्या करेगा? ठीक है? तो यदि आप डिपेंडेंट बनाते हो उसको, है ना? दूसरों पे तो उसमें क्या होता है नकारात्मक जो है संवेगों के विकास की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। जो अभिभावक अपने बच्चों के प्रति सख्त अनुशासन व कठोरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, उनके बच्चों में भय व शर्म की भावना करना करने का जो विकास है वो अधिक होता है, ध्यान रखना। इसलिए बोलते हैं कि ना तो ओवर केयर करनी है बच्चों की, जहाँ उसको ज़रूरत है वहाँ पर आप दो अपना जो है लाड-प्यार देना है, दुलार देना है। मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि खावा का लाड करो, है ना? बाकी चीज़ों का लाड मत करो। बच्चों में तो ये है कि चीज़ों की लाड-प्यार जो हो रहे हैं ना, आप खाने की करो। बच्चों में इस प्रकार से जो क्या है जहाँ भी देखा जाता है कि या तो माँ-बाप ज़्यादा लाड-प्यार कर रहे हैं, नहीं तो है बच्चे ज़्यादा जो माँ-बाप हैं सख्त जो है अनुशासन रख रहे हैं बच्चों के प्रति, है ना? माँ-बाप, तब भी बच्चे उनमें भय की भावना आ जाएगी और शर्म आएगी उनको, है ना? मतलब जैसे कि कहीं बाहर भी गए हैं, वो स्टेज फ़ियर उनको एक हो जाएगा, जहाँ पर भी लोग उनको थोड़े सख्ती से पेश आएँगे, वो वहीं पर डर जाएँगे, भय हो जाएगा उनको, है ना? और कहीं आगे भी नहीं जा जा पाएँगे। ख़ास करके ऐसे बच्चों को स्टेज फ़ियर होता है क्योंकि उनको शर्म आती है दूसरों से, है ना? इसलिए बच्चों का पालन-पोषण संयमित व संतुलित तरीके से होना चाहिए। बहुत शानदार बात है, ये आपके व्यक्तिगत जीवन में काम आने वाली बात थी, ठीक है? और साइकोलॉजी एक ऐसा ही विषय है जो सैद्धांतिक नहीं बल्कि व्यावहारिक भी है। आप चाहो साइकोलॉजी को समझो, है ना? तो सिर्फ़ आपके सिलेक्शन तक ही साथ नहीं है, बल्कि आजीवन ये आपके जीवन का अभिन्न अंग बन के अपनी भूमिका निभाती रहेगी। हर चीज़ में ले लो, आप करियर में ले लो, आप रिश्तों में ले लो, है ना? हर चीज़ में आपका साथ देगी। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य है ना हेल्थ। एक तो होता है स्वस्थ, स्वस्थ से शब्द बना है स्वास्थ्य, ठीक है? स्वास्थ्य, स्वस्थ बच्चों, स्वस्थ बच्चों के संवेगात्मक विकास को सीधे प्रभावित करता है। स्वास्थ्य, ओह माय गॉड! ये भी गलत हुआ। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य बच्चों के संवेगात्मक विकास को सीधे प्रभावित करता है, मतलब प्रत्यक्ष तौर पे प्रभावित करता है। माता-पिता बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य अरे! इतनी गलतियाँ। माता-पिता बच्चों के शारीरिक इसीलिए बोलते हैं कि एक बार पीपीटी मेरे को चेक कर लेनी चाहिए, है ना? मैं सीधा आके पढ़ा देती हूँ कि भई क्या करने की ज़रूरत है अपने को मनोविज्ञान पूरा रटा पड़ा है? क्या देखना है? सीधा पढ़ा दो। माता-पिता बच्चों के शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूक रहते हैं, किंतु वे बच्चों तो जागरूक रहते हैं, परंतु वे बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। बिल्कुल साहब शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल देखा जा सकता है कि बहुत लोग जो शारीरिक रूप से तो फिट हैं, है ना? लेकिन मानसिक रूप से नहीं है। उन्हें काउंसलिंग की नीड होती है हर बार, है ना? छोटी-मोटी चीज़ें छोटा-मोटा स्ट्रेस बच्चे हैंडल नहीं कर पाते हैं। कोई भी आदमी छोटा-मोटा स्ट्रेस हैंडल ही नहीं कर पाता है ना? जिससे बच्चों के नकारात्मक संवेग, क्रोध, मुजलाहट झुंझुलाहट होगी, संवेगिक अस्थिरता आदि विकसित होती हैं। यदि बच्चों पर हमेशा आने वा अनावश्यक दबाव बनाया जाता है, तो उनमें संवेगों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। बिल्कुल साहब, स्वस्थ बच्चों को सभी का प्यार-दुलार अधिक मिलता है, जिससे उनमें धनात्मक संवेगों का विकास होता है, जबकि अस्वस्थ बच्चों को, है ना, प्यार-दुलार कम मिलता है, इसलिए उनमें नकारात्मक संवेगों का विकास होता है। बिल्कुल साहब, इसीलिए कहती हूँ मैं कि आप शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ रहो, मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहो। यदि शारीरिक तौर पर स्वस्थ होंगे, है ना?
तो फिर आपको आस-पास के अभिभावक हैं, समाज के जो लोग हैं, सामाजिक परिवेश के जो लोग हैं, आपको लाड-प्यार, दुलार देंगे, आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे, आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, तो आपका मानसिक स्तर भी सुधरेगा। इसलिए कहीं न कहीं शारीरिक और जो मानसिक लेवल हैं, एक-दूसरे से कनेक्टेड हैं। यदि आपका शारीरिक जो विकास है बहुत अच्छा नहीं है ना? या तो आप बहुत पतले हो या आप कुपोषण के शिकार हो या बहुत मोटे हो रखे हो। जब आप फिज़िकली फिट नहीं हो सकते, तो लोग ऐसा मानते हैं कि कितने लापरवाह हो आप। आप अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रख सकते हो, तो बाकी चीज़ों का कैसे ज़िम्मेदारी ले सकते हो आप, है ना? तो वही, तो शारीरिक रूप से फिट नहीं होंगे, तो लोगों का आपके साथ जो बिहेव होगा, वो सही तरीके से नहीं होगा, जिससे आपका जो मेंटल लेवल है, वो भी प्रभावित होगा प्रत्यक्ष तौर पे, ठीक है? नकारात्मक संवेग का विकास होता है, ठीक है? इसके बाद है परिवार का आकार, फैमिली साइज़ मैटर करती है कि संवेग का जो लेवल है किस प्रकार का रहेगा। व्यक्ति के संवेगात्मक विकास पर परिवार का व्यापक प्रभाव पड़ता है, ध्यान रखना, है ना? यह पाया गया है कि संयुक्त परिवार के बच्चों में संवेगात्मक विकास शीघ्र व अधिक होता है तथा वे संवेगों को अभिव्यक्त करना आसानी से सीख जाते हैं। बिल्कुल साहब, लेकिन आजकल जो परिवार हैं, एकल परिवार होने लग गए हैं। संयुक्त परिवार होते थे अपने दादाजी वाली पीढ़ी में, है ना? एक ही परिवार में 3-3 4-4 चूल्हे जल रहे हैं, है ना? इधर बड़ी मम्मी रोटी बना रही है, ताई जी बना रही है, इधर अपनी मम्मी सब्ज़ी बना रही है, कोई रबड़ी बना रहा है, कोई दूध गरम कर रहा है, कोई चाय बना रहा है ना? 3-4 चूल्हे लगे हुए हैं, सब ताऊ जी, ताई जी, पापा जी सब बैठे हुए हैं, है ना? और खाने का वेट कर रहे हैं, खाना जैसे ही बना सब साथ में। और उस जो संयुक्त फैमिली में जो इंसान, जो बच्चा निखरता है, अपने संवेगों को जो अभिव्यक्त करना सीखता है, लड़ाई भी हो जाए तो किस प्रकार से चीज़ों को कंट्रोल करनी है, अपने पारिवारिक सदस्य हैं। आजकल हो गए हैं एकल परिवार, परिवार टूट-टूट के क्या हो गया है एकल परिवार। संयुक्त परिवार दादाजी की पीढ़ी में होते थे, अभी एकल परिवार होने लग गए हैं 4 लोग, माता-पिता और 2 बच्चे। वो भी अगर फैमिली में है, फिर भी उनके बीच नहीं बन पाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि विचारों के द्वंद्व उनके बीच पैदा हो जाते हैं, मतभेद उनके बीच पैदा हो जाता है और फिर बच्चे कहते हैं मम्मी-पापा को, नहीं हमें थोड़ा पर्सनल स्पेस चाहिए, है ना? आप हमारे ऐसे रूम में नहीं आ सकते बिना नॉक किए हुए, है ना? तो ये चीज़ें हैं। तो कहीं न कहीं जो क्या है संयुक्त परिवारों में ये शोध के तौर पे व्यापक शोध हुआ है और व्यापक शोध के जो सार के अनुसार क्या रिज़ल्ट निकला उसके अनुसार बताया गया है संयुक्त परिवार के बच्चों में संवेगात्मक विकास जो है ना बहुत ढंग के लेवल का होता था, ठीक है? सामाजिक वातावरण, सोशल एनवायरनमेंट सामाजिक विकास जो है वो बच्चों के संवेगात्मक विकास पर उनके सामाजिक वातावरण का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि बच्चा ऐसी जगह पर रहता है, जहाँ के लोग बात-बात पर लड़ाई-झगड़ा बच करते हैं, मारपीट करते हैं, तो बच्चे में क्रोध की भावना का विकास होने की संभावना अधिक होती है। बीच में से डिस्टर्ब ये चीज़ें आगे वाली लाइन में। और इसी तरह से धार्मिक स्थलों में रहने वाले बच्चों में आस्था विश्वास की भावना अधिक हो जाती है, ठीक है? ये धार्मिक स्थलों, ये यहाँ पर जोड़नी थी। ये आपको जोड़ना है ना? तो क्या है कि जहाँ पर अगर लड़ाई-झगड़े का माहौल है, तो वहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, मारपीट करते हैं, ये चीज़ें हो रही है, तो बच्चे भी देखकर क्या सीखेंगे, क्रोध की भावना आएगी उनमें। लेकिन आस-पास का जो माहौल है, बहुत धार्मिक स्थल है ना, उस प्रकार का तो बच्चों में भी फिर क्या है आस्था और विश्वास की भावना अधिक आती है। बच्चा अनुकरण से सीखता है, जैसा सीखेगा वैसा बच्चा देखेगा, जैसा अनुकरण करेगा और फिर वैसा ही सीखेगा, ठीक है? आर्थिक स्थिति, ठीक है? विद्यालय, ठीक है। 2 कारक और हैं। अपन क्या पढ़ रहे हैं कि कौन-कौन से कारक हैं जो संवेगात्मक जो विकास है उसको प्रभावित करते हैं। बहुत सारे कारक अपन ने पढ़े हैं, दोबारा मैं बता देती हूँ अपन ने क्या-क्या पढ़ा है। अ परिपक्वता है, अधिगम है, अपन ने पढ़ा है बुद्धि पढ़ा है, अपन ने पढ़ा है लिंग, है ना? अपन ने पढ़ा है पालन-पोषण किस प्रकार से संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है, अपन ने पढ़ा है स्वास्थ्य और अपन ने पढ़ा है परिवार का आकार, सामाजिक वातावरण, है ना? अब पढ़ रहे हैं आर्थिक स्थिति, क्या आर्थिक स्थिति संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है? बिल्कुल करती है और प्रत्यक्ष तौर पर करती है ना? ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं, ध्यान रखना, हर एक चीज़ रट के नहीं जा सकते हो, ना आपके दिमाग की क्षमता इतनी है और ना आप रट सकते हो। आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। कौन-कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जितने भी मैंने बताए हैं, है ना? परिपक्वता, लिंग, है ना? आर्थिक स्थिति, पालन-पोषण, पारिवारिक और परिवार की साइज़, जितनी भी चीज़ें बताई हैं, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये पॉइंट याद रखना और इन पॉइंटों के अंदर एक-एक लाइन लिख लेनी है आपको, ठीक है? ज़्यादा आपको भी नहीं आएगा, आओगा दिमाग पे ज़ोर दोगे, जो आ रहा होगा वो भी भूल जाओगे। सब पॉइंट याद रखने हैं, हमेशा ध्यान रखना, है ना? रिटन एग्ज़ाम का सबसे बेस्ट तरीका, ट्रिकी जो तरीका होता है, यही होता है ना? आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिकल स्टेटस किस प्रकार से प्रभावित करता है कि अनेक शोध में यह प्रमाणित हुआ है कि अति उच्च व निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवारों से आने वाले बच्चों में संवेगात्मक अस्थिरता अधिक पाई जाती है, जबकि मध्यम आर्थिक स्तर वाले परिवारों के बच्चों में संवेगात्मक स्थिरता अपेक्षाकृत अधिक होती है। बहुत शानदार बात है, इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, है ना? हरलोग, श्रीमती हरलोग जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने पाया कि निम्न
आर्थिक निम्न आर्थिक स्तर के बच्चों में भय उच्च आर्थिक स्तर के बच्चों की अपेक्षा अधिक होता है। इसी तरह से आत्मविश्वास की भावना के विकास पर भी आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। पहले तो ये कहना चाह रहे हैं कि यदि 3 लेवल होते हैं इकोनॉमिक तौर पे या फिर कैसे भी ले लो आप, है ना? उच्च लेवल, मध्यम लेवल और निम्न लेवल। मुझे ऐसा लगता है कि अपन जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, अपन सब मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। अति उच्च होते, अपनी खुद की मर्सिडीज़ होती अपने पास, क्यों बैठते इधर, हैं? अति निम्न होते तो भाई साहब किताबों के पैसे भी नहीं होते। आज ₹50 की दान की मज़दूरी करी और वो ही बस, जैसे मान लो जो भी पहुँचा रहा है, जो काम किया और अपना आज का खाना हुआ, छोड़ो वहीं पे। क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है, इतने बड़े-बड़े आंदोलन हुए हैं, क्रांतियाँ हुई हैं, हमेशा मध्यम वर्गीय जो परिवार है, उन्होंने करी है क्रांतियाँ। नीचे वाले लोगों को पता है निम्न स्तर वालों को कि कितनी ही मेहनत कर लें लेकिन फिर भी मध्यम वर्ग भी पहुँचने में भी बहुत हमें दिक्कत होगी। यहाँ की तो बात ही भूल जाओ, है ना? और ये उच्च लेवल पे है ही तो इनको क्या सुधार की ज़रूरत है? हमेशा जो क्रांति करता है, आंदोलन करता है या सुधार की जो माँग करता है, मध्यम वर्ग के लेवल का व्यक्ति करता है ना? सही बात है। तो इसलिए मैं बात बता रही हूँ ये चीज़ है यहाँ पर ऐसा कहना चाह रहे हैं मनोवैज्ञानिक कि जो या तो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत उच्च होती है और जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत निम्न होती है, तो उनकी परिवार से आने वाले जो बच्चे में संवेगात्मक अस्थिरता अधिक पाई जाती है। क्योंकि जो पैसे वाले लोग हैं आप देखना कई बार उन्हें हर एक चीज़ वो निर्भर बना दिया है उन्होंने हर एक चीज़ को लेके। बच्चा रो रहा है मेरे को ये नहीं ये चाहिए उसको वो लाके दे दिया। कभी थप्पड़ तो मतलब बच्चे ने खाया ही नहीं है। छोटी-छोटी चीज़ को लेके बच्चों ने जो-जो डिमांड करी है सब उसको मिला है। तो फिर एक टाइम पे कई जाने के बाद कि बच्चे को वो चीज़ नहीं मिलती है तो वो उससे वो चीज़ें हैंडल नहीं होती है। कि नहीं, नहीं ऐसा कैसे हो रहा है? मेरे को ये चीज़ें नहीं मिली तो उसका वो ईगो हावी हो जाता है और वो फिर संवेगों को हैंडल ही नहीं कर पाता है। और एक निम्न स्थिति वाले लड़के उनको कितना ही रोल है, भई साइकिल नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। पिताजी बोलेंगे मैं 3 साल की वो क्या बोलते हैं चीज़ें जोड़ के घर परिवार का खर्च भी चलाना है, 3 साल में मिला के तेरे पैसे वो साइकिल लेके आऊँगा, तब तो बच्चा बड़ा हो जाएगा। यही तो बोला जाता है निम्न परिवार के बच्चों को कि अगले साल लाके दूँगा, अगले साल बच्चा वैसे ही बड़ा हो जाता है ना? और या फिर दूसरी चीज़ें हैं, तो हालाँकि करने वाले मम्मी-पापा सब चीज़ें करते हैं, मैं मनोविज्ञान जो विषय है वो आपको समझाना चाह रही हूँ। आजकल वैसे इतना गरीब कोई नहीं है ना? सब अपना जो है ढंग का काम कर सके, खा पी सके, अच्छे से सो सके, है ना? अपने शौक पूरे कर सके कम से कम, निम्न लेवल पे इतने तो सब समर्थ होते हैं, है ना? आजकल उतना कोई गरीब नहीं है, पहले की चीज़ों में देखने को मिलता है ना कि बिल्कुल खाने के लाले पड़ते हैं। आजकल खाने की चीज़ें तो सरकार ही बेचारी पूरी कर रही है ना? कितनी प्रधानमंत्री कितनी योजनाएँ प्रधानमंत्री के नाम पे योजनाएँ चल रही है। सरकार सब कुछ चीज़ें पूरी कर रही है। आप घर ही बैठे रहो, कहीं मत जाओ, तो भी खाने का दाना-पानी तो आपको सरकार की तरफ से हो जाएगा। बाकी आप मज़दूरी कर रहे हो, तो आप पैसा आ रहा है, बच रहा है आपके पास, तो इतना तो हर किसी के पास होता है। मकान सरकार बना के दे रही है, आपको क्या चाहिए? है ना? आप पूरा दिन सोते ही थोड़ी रहोगे, कुछ तो करोगे ना? सरकार मोबाइल फ्री दे रही है और क्या चाहिए? नेट फ्री दे रही है, ठीक है? अनेक शब्दों में हाँ, तो ये बता रही थी मैं कि निम्न स्थिति वालों में भी यही चीज़ें होती हैं। लेकिन हम हैं मध्यम वर्गीय परिवार के लोग। हमारे साथ क्या होता है सिस्टम आई जैसे कि मम्मी-पापा के दादा-दादी की समझ में आई बात कि ये ऐसे-ऐसे रो रहा है, बोले ठीक है कर लेंगे। यदि बात हुई कि अपनी समझ से बाहर है, फिर भी बच्चा ज़िद कर रहा है, थप्पड़ पड़ी एक, है ना? पापा ने मारी, मम्मी के पास गए, मम्मी ने मारी थप्पड़, दादा के पास गए, दादाजी के पास, फिर उन्होंने तीसरा थप्पड़ मारा, फिर लास्ट में अब कौन बचा? दीदी बची, बड़ी दीदी के पास गए, दीदी ने ही मारी थप्पड़। बच्चा चुपचाप जो है बैठ जाएगा, उसको पता लगा कि होना-जाना कुछ नहीं है। मैं 4 जगह रो लिया अलग-अलग साथ, अलग-अलग लोगों के साथ, भई ये तो सुनेगा, ये सुनेगा, ये सुनेगा, ये सुनेगा। किसी ने नहीं सुनी, सुनी तो नहीं, 4 थप्पड़ और मार दी। अब बच्चे के पास 5वाँ कोई ऑप्शन है नहीं और बच्चे को ये भी पता है कि दोबारा अगर मैं गया, तो यहाँ से वापस थप्पड़ शुरू होगी, यहाँ, 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 4 थप्पड़ और मिल जाएँगे। भई मैं क्या क्या मज़ा आ रहा है मेरे को थप्पड़ खाने में, हैं? तो बच्चा जो है अपने संवेग को कंट्रोल करना सीख जाता है। हकीकत बात यही है, मनोविज्ञान यही कहना चाह रहा है ना? कि शुरू से ही बच्चे ने कंट्रोल करना सीखा है संवेगों पे, तो उसकी वो प्रैक्टिस मैन भी परफेक्ट है। बस होती गई है, अभ्यास होता गया तो वो कर लेगा। जिस बच्चे ने कभी संवेग को कंट्रोल ही नहीं किया, गुस्सा आया उसने गुस्सा निकाला, उसको जो चीज़ चाहिए थी उसने डिमांड करी, माता-पिता ने ला के दी, है ना? तो उससे किसी भी चीज़ का कभी-कभी फ़ील नहीं हुई, है ना? तो बाद में जो है जब उसको वो चीज़ मिलती नहीं है तो उसे क्या है उसका ईगो हर्ट हो जाता है, ठीक है? इसके बाद है अ, निम्न आर्थिक स्तर के बच्चों में भय व उच्च आर्थिक
जो चीज़ें मिली होती है जेनेटिकली और एनवायरमेंटली जो उसको जो चीज़ें मिली है उसी का तो परिणाम है। ना जेनेटिकली उनके पास बहुत अच्छी चीज़ें अवेलेबल रही है, ना उनको एनवायरनमेंट के तौर पे। तो फिर कैसे वो सुधार कर पाएँगे खुद में, है ना? दोष उनका नहीं है, ठीक है? अ, इसी तरह से आत्मविश्वास की भावना के विकास पर भी आर्थिक स्थिति का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल साहब, यदि पैसा है आपके पास, आपका आत्मसम्मान, आत्मविश्वास ढंग के लेवल पर होगा, ऊँचाइयाँ छू रहा होगा। आपके पास पैसा नहीं है, आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, चीज़ों में तो आपका आत्मविश्वास जो है, आप कैपेबल हो, आप योग्य हो, आप में पोटेंशियल है, फिर भी आपका जो आत्मविश्वास है बहुत लो लेवल का चला जाएगा। इसलिए पैसा इज़ इम्पोर्टेंट, है ना? कमाओ पैसे और क्या बोलते हैं, अपनी योग्यता को बढ़ाओ। विद्यालय, स्कूल। स्कूल किस प्रकार से सामूहिक विकास में हेल्प करता है, तो वो है स्कूल में शिक्षकों का व्यवहार, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षण सहगामी क्रियाओं, शिक्षण विधियों, शिक्षकों का आपसी तालमेल, विद्यालय के आपस का वातावरण और स्कूल का अनुशासन छात्रों के संवेगिक विकास को प्रभावित करता है। संवेगिक। ये शिक्षकों का आपस में जो है कनेक्शन वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी कि मान लो 2 टीचर्स के नहीं बन रही है ना, वो वाली चीज़। स्कूल में बच्चों की मित्र मंडली का भी संवेग के विकास पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल साहब, इसीलिए बोलते हैं कि मित्र अच्छे बनाओ, है ना? विद्यालय की मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता का भी बच्चों के संवेगात्मक विकास पर प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल, मूलभूत सुविधाओं मतलब कि आप स्कूल में गए हो, क्या स्कूल का अनुशासन है? मान लो कि पर्याप्त बच्चे हैं, स्कूल में मान लो कि 1000 बच्चे हैं, तो 1000 बच्चों के अकॉर्डिंग कम से कम 10 वॉशरूम, टॉयलेट जो है वो होने चाहिए। नहीं तो 1000 बच्चों को एक ही साथ छुट्टी हुई है ना? 10-20 होने चाहिए आराम से। छुट्टी हुई है, 1000 नहीं 20 कहाँ 15-20 होने चाहिए। तो जैसे ही बच्चों को छुट्टी हुई है, वहाँ पर टॉयलेट है सिर्फ़ 2-3 तो बच्चों की लाइन लगी है ना? किसी के इमरजेंसी है तो अर्जेंट है चीज़ें तो भई वहाँ पर जैसे प्रभावित होती है समय कि भई कैसी व्यवस्था है, तो मूलभूत आवश्यकताएँ मतलब अलग-अलग पानी की टंकियाँ बनी हुई हो, है ना? बहुत छाया वगैरह हो वहाँ पर। गर्मी है तो गर्म पानी नहीं, वहाँ पर फ्रिज की व्यवस्था हो कि ठंडा पानी मिल रहा है आपको और बिल्कुल साफ-सुथरे वॉशरूम है। वॉशरूम की संख्या ही नहीं शुद्धता भी मायने रखती है, किस प्रकार से क्लीन है वो, है ना? ऐसा नहीं कि गंदगी हो रखी है, ठीक है? साफ-सफाई वाले बिल्कुल प्रॉपर वहीं पर हैं, उसके नियम है, अनुशासन है। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे ने कुछ खा के रेफर वहीं डाल दिया विद्यालय, नहीं बिल्कुल वेल है ना? वेल वहाँ पर क्या है, अनुशासन है, ठीक है? तो ये उन पर क्या करता है, संवेगात्मक शिक्षक की भूमिका। इसके बाद है संज्ञानात्मक विकास। अच्छा, संज्ञानात्मक विकास अलग पढ़ेंगे, पहले ये और कर लेते हैं अपन, है ना? संवेगात्मक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? तो बच्चों के संवेगात्मक विकास में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चा घर के बाद स्कूल में ही सबसे अधिक समय व्यतीत करता है। बिल्कुल साहब, पहला चीज़ है परिवार, जिससे बच्चा सीखता है, दूसरा है विद्यालय, तीसरा है समाज, ठीक है? इसलिए क्या है परिवार, विद्यालय, समाज एक बड़ा परिवार है और परिवार एक छोटा समाज का एक छोटा रूप है, ठीक है? अ इसलिए शिक्षक उनके संवेग को सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। बिल्कुल, ज़्यादा टाइम बच्चे जहाँ पर रहेंगे तो वो उनके संवेगों पर उतना ध्यान दे पाएँगे। बच्चों के सही संवेगात्मक विकास में शिक्षकों को निम्न प्रकार की भूमिका होती है ना? संवेगों की अभिव्यक्ति का सही अवसर प्रदान करते हैं। बिल्कुल साहब, शिक्षक का यह महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, ज़िम्मेदारी है कि वे छात्रों को सही समय, स्थान व तरीके से संवेग को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करें तथा छात्रों की समस्याओं का निदान उचित समय व तरीके से किया जाए। ताकि उनमें अधिक से अधिक धनात्मक संवेगों का विकास हो तथा वे अपने संवेगों की अभिव्यक्ति ठीक से कर सकें। बिल्कुल साहब, टीचर्स की पहली भूमिका ज़िम्मेदारी बनती है ये कि बच्चे को सिखाए कि कौन से सिचुएशन में, कौन से स्थान को देखकर कितनी मात्रा में उसको संवेग उत्पन्न करते हैं। क्रोध भी आ रहा है बच्चे को तो वो पहले सिखाए टीचर कि आपको इस स्थिति में ऐसे निर्णय लेने चाहिए और आपको ऐसे संवेग उत्पन्न करने चाहिए, ठीक है? अवसर बताएँ उनके बारे में, अवसर प्रदान करें। समस्याओं का, बच्चे की समस्या क्या है? ऐसा नहीं है कि बच्चे की कुछ समस्या है और शिक्षक ने सुनी और छोड़ दिया, भई तेरे हिसाब से तू देख ले। नहीं, टीचर कह रहा है कि बच्चा, है ना? बता बच्चा आया है, बता रहा है टीचर से, तो टीचर की ज़िम्मेदारी बनती है कि उसको सुने और उसका सॉल्यूशन बताएँ, है ना? निदान करें, निदान मतलब कि उसका सॉल्यूशन बताना, तरीके से किया जाए
ताकि उनमें अधिक से अधिक धनात्मक यदि बच्चे की जो समस्याएँ हैं उनको सुना जाएगा, उनका समाधान किया जाएगा तो बच्चे में संवेदनात्मक जो धनात्मक जो संवेग हैं वो विकसित होंगे। जैसे कि हर्ष, उल्लास, साहस का है ना, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आत्मसम्मान बढ़ेगा उसका, टीचर के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ेगा। नहीं तो यदि टीचर ने बोला नहीं तू तेरे हिसाब से देख ले, हटा इस चीज़ को, है ना? तो उसमें गुस्सा आएगा टीचर के प्रति, क्रोध की भावना, ईर्ष्या, जलन, है ना? बहुत सारे नेगेटिव जो संवेग हैं वो उत्पन्न हो जाएँगे, है ना? और वो अभिव्यक्ति भी नहीं कर सकेगा। अभिव्यक्ति अगर नहीं कर सकेगा, वो अंदर ही अंदर घुटेगा। द्वंद्व की स्थिति सॉरी जो दमन की इच्छा दमन की जो प्रवृत्ति होती है ना, चीज़ों को दमन कर लेना, तो फिर वो दमन करी हुई चीज़ें एक ही साथ विस्फोट होता है फिर उसका, है ना? छात्रों के। आप देखना कई बार अपने को सुनने को मिलता है कि भाई इनको गुस्सा नहीं आता इन भाई साहब को। भाई साहब को गुस्सा नहीं आता है, नॉर्मल वे में नहीं आता। लेकिन जब इतने टाइम का गुस्सा एक साथ इकट्ठा हो जाता है ना, वो जब गुस्सा फूटता है बवंडर बन के, तब बात ही अलग होती है ना? तो इसलिए कहा जाता है कि संवेग आप टाइम टाइम से अपनी परिस्थितियों के अकॉर्डिंग सही मात्रा में निकाला करो। नहीं तो ऐसा होता है ना कि आप कंट्रोल करते जाते हो, कंट्रोल करते जाते हो, फिर एक ही बार में भयंकर नुकसान करता है वो आपका, है ना? तो चीज़ें ध्यान रखनी है ताकि दिमाग आपका शांत रहे। इसके लिए संवेग को क्या है टाइम टाइम पर या तो कंट्रोल नहीं करना है, या तो उसको स्थानांतरित कर दो, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर दो, है ना? या फिर उस पे काम करो, कंट्रोल नहीं करना है ना? छात्रों के प्रति सौहार्दपूर्ण व सहयोगात्मक व्यवहार करना। शिक्षक का छात्रों के प्रति तर्कसंगत व्यवहार छात्रों में आत्मविश्वास को बढ़ाता है। बिल्कुल साफ तर्कसंगत मतलब की चीज़ें जो भी बच्चा कर रहा है तो शिक्षक उसको सम्मान के तरीके से पूछे और बताए कि बेटा तू इस चीज़ में ऐसे नहीं ऐसे कर सकता है। ना कि उसको है की दृष्टि से देख के भई तू बच्चा ही तो है ना, मुझसे ज़्यादा होशियार है क्या तू? मैं बोल रहा हूँ वो कर तू। बच्चा पूछ रहा है, बच्चा बोलेगा सर क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ? आप बोल रहे हो मेरे को कम ठीक लग रहा है। तो शिक्षक को चाहिए कि वो उदारवादी हो। कि भई हाँ, बच्चा तू भी बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसा हो सकता है। शिक्षक बोल रहा है नहीं मुझे इतने साल का अनुभव है ना, मैंने बोल दिया वो ही कर तू। तो ये जो प्रवृत्ति है ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, ठीक है? वह शिक्षक से अपनी समस्याओं के बारे में बातचीत करके समाधान के लिए मार्गदर्शन प्राप्त कर पाने में समर्थ होता है, जिससे उसमें सकारात्मक संवेग का विकास होता है। बिल्कुल साफ तीसरा जो है शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक का कैसा व्यक्तित्व है, किस प्रकार का व्यक्तित्व है ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, ठीक है? छात्र शिक्षक को आदर्श मानते हैं, बिल्कुल साफ। ये बहुत बड़ी बात है, आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ माता-पिता कुछ बात सिखा रहे हैं, दादा-दादी कुछ बात सिखा रहे हैं, पड़ोसी कुछ बात सिखा रहे हैं, बच्चा नहीं सीखेगा। बच्चा अपने टीचर को हीरो मानता है। कई कबार होता है ना कि माँ कोई किसी बेटी के लिए अपने फादर हीरो होते हैं, तो माँ के लिए अपनी मदर हीरोइन होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बच्चों के लिए स्कूल का जो टीचर है, पूछा जाता है आपका फेवरेट टीचर कौन है? बच्चों से इसीलिए पूछा जाता है ना कौन-सा फेवरेट टीचर है? आपका फेवरेट टीचर वही होगा, जो आप उनमें अपना व्यक्तित्व देखते हो, उनका व्यक्तित्व कितना इफेक्टिव है। आप चाहते हो कि आप भी वैसा ही अपना व्यक्तित्व बनाएँ, उन्हीं चीज़ों को फॉलो करें आप, है ना? वही चीज़ें आप में निखर के आए, तभी आपके वो फ़ेवरेट हैं, आपके आदर्श हैं वो, है ना? इसलिए पूछा जाता है। तो इसीलिए कि छात्र है ना टीचर्स को कई बार आदर्श मान लेते हैं। बच्चे मतलब गाँव के जो लोग हैं, माता-पिता हैं, आस-पड़ोस के, वो कुछ सिखा रहे हैं, वो नहीं सीखेंगे। लेकिन वहाँ जाएँगे, तो ऐसे बोलेंगे, "नहीं, मेरे सर ने ऐसा बोला है।" यदि माता-पिता कोई अलग बात बोल रहे हैं, टीचर बात दोनों ही सही है, लेकिन उसके लिए क्या सही है, जो टीचर ने बोला है। जो क्या है, टीचर ने बोला है कि मेरे टीचर मेरे आदर्श हैं, हीरो है, मतलब वो तो मेरे टीचर ने जो बोला है मैं वही मानूँगी। इवन बच्चे आपने देखा होगा मेरे टीचर ने ऐसा कहा है, मैं ऐसे ही करूँगा, है ना? वे शिक्षकों के गुणों व व्यवहार पैटर्न का अनुकरण करके उसे सीखने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल साफ शिक्षक का व्यक्तित्व अधिनायकवादी होगा, हीरो टाइप का, है ना? तो वह सभी निर्णय स्वयं करते हैं तथा चाहेगा कि वो चाहेंगे कि सभी छात्र उसकी बात को सही कहें। अधिनायकवादी मतलब कि करे जिसके मतलब मैं ही सही हूँ। मैंने बोल दिया आप वैसे ही करो। आप जो बोल रहे हो वो गलत हो, है ना? तो फिर क्या है यदि कोई छात्र ऐसा नहीं करता है तो वे उसके प्रति द्वेषपूर्ण व्यवहार करते हैं, जिसका उनके संवेगात्मक विकास पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ठीक है? मैं समझा चुकी हूँ आपको। शिक्षकों को चाहिए कि वे अपने संवेगों को नियंत्रित रखकर व्यवहार करें, संवेगों की अभिव्यक्ति मर्यादापूर्ण ढंग से करें। इससे छात्र भी वैसा ही सीख कर करते हैं। ठीक है? ध्यान रखना आप। बच्चों पर क्या करता है प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं अपन अगली वीडियो में लेंगे। ठीक है? आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।